नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। सहारा समय पर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए टैक्स प्रोग्राम की आज लॉन्च किया है, जिसे पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम, ईमानदारों को सम्मान, ये नाम दिया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म का जिक्र किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या टैक्स पेयर चार्टर होता क्या है, यह समझने की कोशिश होगी। चार्टर में टैक्स पेयर को किस तरह की सुविधाएं मिली हैं, इससे जुड़े तमाम मसलों पर हम इस खास कार्यक्रम बड़ी बहस में एक खास पैनल के साथ इस तमाम मुद्दों पर, इन तमाम सवालों पर विचार विमर्श करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी बहस में इनकम टैक्स में फेसलेस सिस्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 25 सितंबर से देश में फेसलेस टैक्स सिस्टम शुरू हो जाएगा। इस सिस्टम में जुगाड़ सिफारिश नहीं चल पाएगी, यानी बिल्कुल यहां पर पारदर्शिता होगी। सिस्टम फेसलेस होने के कारण आयकर विभाग का प्रभाव जमाने के चक्कर से भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है, लेकिन टैक्स पेयर्स को फेयरनेस का विश्वास दिलाने वाला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातें रखी। उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर को उचित और विनम्र व्यवहार का आश्वासन इससे मिलेगा, यानी अब आयकर विभाग को टैक्स पेयर की डिग्निटी और संवेदनशीलता का ध्यान रखना होगा। पीएम ने कहा कि टैक्स से देश चलता है और सक्षम लोगों को टैक्स देना चाहिए। पिछले 6 सालों में 2.5 करोड़ मतदाता बढ़े हैं। नए नियम टैक्स लाने में छानबीन कम हुई है। सरकार इसी दिशा में लगातार कार्यरत है, आगे काम कर रही है। नया टैक्स पेयर चार्टर भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इस सिस्टम के तहत किसी भी राज्य या शहर का अधिकारी कहीं की भी जांच कर सकता है। यह सब कंप्यूटर से तय होगा। इससे भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलेगी। इस नई व्यवस्था से बहुत फायदा होने वाला है। पीएम ने कहा कि करदाता और इनकम टैक्स दफ्तर को जान पहचान बनाने का प्रभाव और दबाव का मौका अब जीरो हो चुका है। सब अपने दायित्व के हिसाब से काम करेंगे। विभाग को इससे लाभ यह होगा कि अनावश्यक मुकदमेबाजी इससे खत्म होगी। ट्रांसफर पोस्टिंग वाली गैर जरूरी ऊर्जा से भी राहत मिलेगी। इस टैक्स से जुड़े मामलों की जांच के साथ साथ अपील भी फेसलेस होगी। भारत के टैक्स सिस्टम में फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमारा आज का ये सिस्टम गुलामी के कालखंड में बना और फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। आजादी के बाद इसमें यहां वहां थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, लेकिन लार्जली सिस्टम का कैरेक्टर, उसकी चाल चलन वही रहा। परिणाम यह हुआ कि जो टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत पिलर है, जो देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए योगदान दे रहा है, उसको कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। इनकम टैक्स का नोटिस फरमान की तरह बन गया। देश के साथ छल करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों की पहचान के लिए बहुत से लोगों को अनावश्यक परेशानी से गुजरना पड़ा। फिक्की के महासचिव तलीब चिनॉय ने प्रधानमंत्री के इस बड़े ऐलान पर अपनी टिप्पणी दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। आज प्रधानमंत्री ने जो टैक्स पेयर चार्टर लॉन्च किया है, वो भारत के इतिहास में और खासतौर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम है। ये ऑनेस्ट टैक्स पेयर के लिए जो सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस पूरा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऐलान किया गया है, ये ऑनेस्ट टैक्स पेयर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। फिक्की इस चार्टर का और ये ट्रांसपेरेंसी का बहुत स्वागत करती है। फिक्की, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो टैक्स नहीं देते अभी हैं और जो टैक्स देने के ब्रैकेट में आते हैं, उनसे भी आग्रह करता है कि कृपया टैक्स पे कीजिएगा
और देश के जो डेवलपमेंट में एक तरीके से सहयोग देंगे। तो सीमलेस, फेसलेस, पेनलेस, ये बड़ा रिफॉर्म, ये क्रांतिकारी कदम, ऐतिहासिक कदम, क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने सुना, बीजेपी से जुड़े तमाम नेताओं को हमने सुना, अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही हैं। फिलहाल बड़ी बहस के इस मंच को हम खोलते हैं और अपने पैनल के साथ आपका इंट्रोडक्शन मैं करवा दूं। बीजेपी से गुलरेज शेख साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेसी लीडर दीपक झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही इकोनॉमिस्ट शरद कोहली साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है बड़ी बहस के इस मंच में। शुरुआत शरद कोहली साहब से ही। कोहली साहब, देखिए, सीमलेस, फेसलेस, पेनलेस और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म के तौर पर इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में हमने समझा, लेकिन इसकी जो टिपिकल चीजें हैं, जो इसकी डेफिनेशन है, वो आप बेहतर तरीके से समझते हैं और हमें समझा सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे? पहला रिएक्शन आपका। जी हाँ रोहित, बहुत बढ़िया कदम है और बड़ा स्वागत करने योग्य कदम है। आज तक क्या होता था, आज तक आप फाइलें उठा के इनकम टैक्स में जाते थे और फाइल बाहर, आप अफसर के कमरे के बाहर खड़े रहते थे असेसमेंट कराने के लिए, और आपका नंबर आता था तो कभी आपको ठीक से अटेंड किया जाता था, नहीं किया जाता था, या कुछ पैसे की मांग की जाती थी। दिवाली पे मिठाई के डब्बे दिए जाते थे, टोकरे भर भर के लोग भेजते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लग रहा है ना अफसर को पता होगा कि एसएससी कौन है, ना एसएससी को पता होगा कि अफसर कौन है। सिर्फ एक DIN, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के माध्यम से आपस में वार्तालाप होगा, वो भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा। मुझे लग रहा है भ्रष्टाचार को खत्म करने में सहायक होगा, पारदर्शिता लाने में सहायक होगा। सबसे बड़ी बात, चार्टर का अर्थ क्या होता है रोहित? चार्टर का अर्थ है कि सरकार को, वित्त मंत्रालय को, आयकर विभाग को करदाताओं से क्या उम्मीद है और करदाताओं को सरकार से, वित्त मंत्रालय से क्या उम्मीदें हैं। इसकी डेफिनेशन पूरे को चार्टर कहते हैं। दूसरा, चार्टर का यह भी अर्थ है कि जो लोग जानबूझ के टैक्स नहीं देते हैं, जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, वो टैक्स देने वालों पर भार डालते हैं। 1.5 करोड़ लोग 132 करोड़ की जनसंख्या में रोहित आज टैक्स पेयर्स हैं, जो असल में टैक्स देते हैं। रिटर्न फाइल करने वालों की गिनती हो सकती है 4-5 करोड़ पर, जो असल में टैक्स देते हैं वो कुल 1.5 करोड़ हैं। क्या हम ये माने कि भारत इतना गरीब देश है कि 2.5 लाख इनकम नहीं है? वहां पर 130 करोड़ 50 लाख लोगों की 2.5 लाख इनकम भी नहीं है। जी नहीं, हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि कुछ लोगों के अंदर डर है। आपने सीमलेस, फियरलेस वर्ड भी वहां पर है, सीमलेस, फेसलेस तो है ही है कि लोगों के मन में डर है या उनके मन में बेईमानी है कि वो टैक्स की चोरी करते हैं। मुझे लग रहा है उस तरफ एक ये कदम उठाया गया है कि लोग निडर होके सरकार को टैक्स दें और कंप्लायंस जिसकी आसान हो। जो कंप्लायंस आसान होती है, दुनिया भर में ये देखा गया है, विकसित देशों में देखा गया है। मैंने वहां जाके देखा है, अमेरिका है, यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, जहां पर जब लोगों के मन में डर नहीं होता है और विश्वास होता है, सरकार को टैक्स पेयर पे विश्वास है, टैक्स पेयर को सरकार पे विश्वास है। मुझे लग रहा है पूरी की पूरी प्रणाली जब ये सामने निकल के आएगी, ठीक है, तो जो यहां पर 1.5 करोड़ की गिनती है टैक्स पेयर्स की, वो कई गुना बढ़ जाएगी और टैक्स की कलेक्शन बढ़ेगी, जिससे देश का विकास होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और टैक्स पेयर देश में बढ़ने चाहिए। अगर ये वाकई ये बहुत चिंताजनक भी आंकड़ा है, 130 करोड़ में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं, ये भी समझने वाली बात है। लगातार इस पर चर्चा करेंगे शरद कोहली साहब। दीपक झा का रुख करना चाहूंगा। दीपक, देखिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, लोगों के मन में डर हटेगा, जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उनके मन में डर आएगा। पॉलिसी कैसी है? ठीक है? देखिए, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। अगर परिवर्तन अच्छे के लिए होता है तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हमें जरा 5 साल के मोदी जी के इतिहास को भी देखना पड़ेगा। मोदी जी हर एक चीज को इवेंट के तौर पे लॉन्च करते हैं और 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाती है। आप जरा ये समझिए कि जब मोदी जी ने GST लॉन्च किया था, उस टाइम पे कहा गया था कि अब टैक्स पेयर्स की संख्या हम बढ़ाएंगे। टैक्स पेयर कितने बढ़ाए, टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ाया? आपने जितना लक्ष्य हासिल किया था कि 1 लाख करोड़ करेंगे, मार्च का टैक्स का कलेक्शन आप उठा के देख लीजिए। मैं कोरोना काल की बात नहीं करूंगा, कोरोना काल में लोगों का धंधा चौपट हुआ है, तो इस टाइम पे सरकार का GST कलेक्शन तो नेचुरल सी बात है कम हुआ होगा। तो सरकार कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट करती रहती है जिससे कि लोगों का जो मन है। दीपक, आशय बिल्कुल लगाएंगे ना, लोकतंत्र में बिल्कुल बात रखने का हक तो है ही, और आपको हम बिल्कुल खुला मंच दे रहे हैं। लेकिन इस पॉलिसी के बारे में कुछ बताइए ना, कुछ अच्छा हो कुछ बुरा हो, इस पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में आपका पहला कमेंट।
पर्टिकुलर पॉलिसी जीरो है, इससे कुछ होने जाने जीरो वाला है, नहीं है। जीरो मैं है। आपको पहली बार बता दे रहा हूं, क्योंकि हाँ। 130 करोड़ जनता आप जीरो है, मैं जीरो। बता रहा हूं, इसको तथ्य बता रहा हूं आपको। ठीक है। 130 करोड़ जनता टैक्स दे रही है। आप अगर ये कहें कि देश में रोजगार कितने लोगों का गया है पिछले हाँ। 4 महीनों में, ठीक तो है। टैक्स कहां से आएगा? अगर लोगों की नौकरियां जा रही हैं तो टैक्स कौन देगा? क्या किसानों से आप टैक्स लेंगे? पंडितों से, मंदिर में पूजा करने वालों से लेंगे? मौलवियों से लेंगे? किससे लेंगे टैक्स? आपने धंधा चौपट कर दिया है। आपको टैक्स किससे लेंगे ये रोजगार सोचेंगे। क्रिएट नहीं करना। जवाब इस पर ले लेते हैं गुलरेज से। गुलरेज जी, जीरो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस के नेता हैं, या तो वो टैक्स भरते नहीं होंगे, या उनके पास आज तक कभी भी नोटिस नहीं आए होंगे। क्योंकि जिसके पास नोटिस आते हैं वो बेवजह जो नोटिस आते हैं कितने ज्यादा तकलीफदेह होते हैं, वो वही जानता है। मैंने भी फेस किया है, आपने भी किया होगा जब शूटिंग के नोटिस आते हैं, और शरद कोहली जी ने भी किया होगा, शायद दीपक भाई को नहीं पता होगा। लेकिन मैं वहां तक की संकुचित सोच पर नहीं जाऊंगा। ठीक है। विवाद से विश्वास कि हमने बात की थी, और उसी की यह कड़ी है। और ये जो फेसलेस तरीके से हमने टैक्स रिफॉर्म लाया है, इसके 3 अंग है बेसिकली। फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, और तीसरा जो है वह टैक्स पेयर चार्टर। अब आप देखिए, टैक्स पेयर चार्टर दुनिया के बहुत ही कम देशों में होता है। जहां तक अपील की बात है और असेसमेंट की बात है, दोनों में आपको ये नहीं पता है कि आपका अधिकारी कौन होगा, और अधिकारी को नहीं पता है कि उसको असेसमेंट किसका करना है या उसको अपील किसकी सुननी है। तो उसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो जो परेशान हैरेसमेंट होता है वह खत्म हो जाता है। दूसरा, अधिकारी भी जो भ्रष्टाचार करता है उस पर लगाम लगती है। वो बोलना नहीं चाहिए। कई बार चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, उनकी जिस प्रकार से मिली भगत होती है अधिकारियों के साथ, कि नहीं वो अधिकारी तो सर मेरा अच्छा दोस्त है, मैं सेटल कर लूंगा, वरना आपकी फाइल उलझ जाएगी, आपके 2 साल तक के चक्कर ही लगाते रहना। अब ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। जब ये सब चीजें समाप्त होंगी तो लोगों को समय मिलेगा अपने काम में दिमाग लगाने का। न कि जो 1 महीना होता है मार्च से पहले का, वो पूरा इनकम टैक्स पे लगा देता है, क्योंकि वो परेशान होता है बार-बार। ये परेशानियां हैं। दीपक कुछ कह रहे थे। दीपक उस टाइम आपका ऑडियो डाउन था। दीपक, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? देखिए, बातें जो हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम सुने या फिर गुलरेज साहब की सुने, बातें तो बहुत अच्छी हैं। ये बातें तो वही है ना जो आपके और मेरे जहन में होंगी। अगर इन बातों को पॉलिसी में तब्दील किया जा रहा है और उन पॉलिसी से वाकई आपका, हमारा, देश की जनता का फायदा होगा, तो दिक्कत क्या है? दीपक, देखिए, इनके पास सिर्फ और सिर्फ बातें अच्छी करते हैं। पहले गुलरेज से कि यहाँ पे माफी मांगे मेरे से इसी वक्त कि मैं टैक्स नहीं भरता हूँ। कांग्रेस के नेता टैक्स नहीं भरते। एक कैसे बेहुदा बातें करते हैं। यहाँ पे पर्सनल अटैक करने के लिए आते हैं। जाके मैंने ये नहीं कहा, या तो आपको रिकॉर्ड चेक करें कि मैंने टैक्स दिया कि नहीं। नहीं, ये बेहुदा बातें, अनाप शनाप बातें ना करें। पूरा देश देख रहा है कैसी बातें करते हैं। यहाँ पे आप पर्सनल कमेंट पे आ जाते हैं। अगर मैं आऊंगा खोलने आप लोगों की पोल, तो फिर आप कहीं की नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने 2 चीजें कही, या तो आप टैक्स नहीं भरते हैं या आपके पास नोटिस नहीं आए। पर्सनल कमेंट्स तो हम वैसे भी करने नहीं देंगे। और उन्होंने, देखिए, थोड़ी बहुत हो जाती है ना, बातें करने ही आए हैं, खुलकर बात करते हैं। ये मंच आप ही लोगों के लिए तो है। आप लोगों की बात सुन के जनता को अगर उससे कुछ मिलता है, जनता कुछ समझती है, इसीलिए बीच में मैं भी नहीं हूं। आप लोग बात कीजिए, अपनी बात रखिए। दीपक, जो आप पॉइंट रख रहे थे, बातें बहुत अच्छी हैं, पॉलिसी में तब्दील हो रही हैं, तो दिक्कत क्या है? मैं बात ये कहना चाह रहा था बॉस रोहित जी। बोलिए। देखिए, जनता का फायदा किसमें है? जनता आपके टैक्स देने के लायक बची नहीं है। अच्छा। जनता के ऊपर मेरा सवाल यह है कि जब लोग पैसे कमाएंगे नहीं तो पैसे देंगे कहां? जब आपने जीएसटी लॉन्च किया था तो आपके पास सारी की सारी दूरदर्शिता थी। आपके जो सुब्रमण्यम थे, अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने भी कहा था दुनिया के, आप विकसित देशों की बात नहीं करते हैं, उन्होंने भी कहा था दुनिया का विकसित देश 18 से 15% जीएसटी देता है। और आप कितना ले रहे हैं? 28% ले रहे हैं भारत जैसे देश में लोगों से। तो आप टैक्स पेयर्स तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी इनकम टैक्सेबल करने के लिए वाकई टैक्स पेयर के ऊपर कोई बोझ ना हो। शायद दीपक आप यही कहना चाहते हैं, टैक्स पेयर को ये ना लगे कि उसके ऊपर सरकार बोझ डाल रही है। आपके पास मैं फिर लौटूंगा। इस बीच शरद कोहली साहब का भी रुख करना जरूरी है। शरद साहब, देखिए, जो बातें हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही या गुलरेज शेख साहब ने कही, वाकई ये तमाम वही बातें हैं ना जो आपके, हमारे, एक आम आदमी के मन में, जो टैक्स देता होगा उसके मन में होगी।
देखिए रोहित, अभी पहले मैं कुछ तथ्य ठीक कर दूं। प्लीज जो प्लीज। दीपक और गुलरेज दोनों मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अजीज हैं, पर क्योंकि मैं एज एन एक्सपर्ट हूं और मैं एक आम नागरिक भी हूं, अर्थशास्त्री होने के नाते मैं तथ्य ठीक कर दूं। जीएसटी आने से पहले 60 लाख के करीब रजिस्टर्ड लोग थे, जो कि रजिस्टर्ड डीलर्स थे वैट और सर्विस टैक्स में। आज वो बढ़ के 1.25 करोड़ से क्रॉस कर गए हैं। तो जीएसटी आने से कंप्लायंस बढ़ी है। जीएसटी आने से 1 लाख करोड़ साल का टारगेट था महीने का सरकार का, लगभग आ रहा है, सिवाय अगर हम इन कोरोना के 3, 4, 5 महीनों को अगर छोड़ दें। तो तथ्यों को हमें ठीक देखना चाहिए। तथ्यों, कोरोना आने से पहले जीएसटी ठीक चल रहा था। दूसरी बात दीपक जी ने कही कि जब लोग कमाएंगे नहीं तो टैक्स कहां से देंगे, बिल्कुल दुरुस्त बात है। पर जो कमाएंगे नहीं उन लोगों की बात है, जो मजदूर है, किसान है, जो गरीब तबका है, वो तो वैसे ही टैक्स नहीं देता है। वो तो पहले भी नहीं देता था और अभी भी नहीं देता है। 2.5 लाख रुपए की इनकम है तो वो टैक्स नहीं देता है। देखिए समस्या कहां थी, समस्या ये थी कि 1500 से ज्यादा यहां पर कानून थे, छोटे बड़े, जिनकी गुत्थी में लोग उलझ जाया करते थे। उन कानूनों को हटाया गया है। अब हम खाली आयकर की अगर बात करें तो आयकर में क्या था कि जब आप अपना असेसमेंट कराते थे उसके बाद गवर्नमेंट जो है, वित्त मंत्रालय या आयकर विभाग में अगर कहूं, वो अपील पे चला जाता था। जहां ही 10 लाख से ऊपर देखता था कि डिस्प्यूट है, वो अपील करते थे उसको ट्राइब्यूनल में, सीआईटी अपील में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। अब वो लिमिट बढ़ा के 10 लाख से 1 करोड़ कर दी गई है हाई कोर्ट के लिए, 2 करोड़ कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के लिए। खैर मैं तकनीकी बातों में नहीं जाता, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सरकार की कोशिश है। एक दफे रोहित, मैं एक बहुत अहम बात आपको बताता हूं इसी से संबंधित। एक दफे जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद की बात है, मैंने ही टीवी पे डिबेट की थी। और मैंने इस बात की वकालत करी थी कि इनकम टैक्स को, आयकर को एबॉलिश कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। क्यों? उसके कारण क्या था कि इसकी जो कलेक्शन की कॉस्ट है, जो इनकम टैक्स हम 12-13 लाख करोड़ साल का प्रत्यक्ष का डायरेक्ट टैक्स इसको बोलते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको कलेक्ट करने की कॉस्ट इतनी ज्यादा आती है कि सरकार को जो राजस्व होता है, जो कुल राजस्व है, जो नेट राजस्व है, बहुत कम रह जाता है। ठीक है। तो ये क्यों सरकार कर रही है? इसलिए कि इसकी कलेक्शन कॉस्ट, आज हम टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम वहां पर जो हेड काउंट है आयकर विभाग में उसको कम करें, जो इंटरैक्शन है लोगों के साथ वो कम करें, जो लोगों को हैरेसमेंट होता है उसको कम करें। सबसे बड़ी बात, लोगों का विश्वास बढ़े। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आप यूके, यूएस, वहां पर टैक्स की प्रणाली जाके देखें, ठीक है, तो वहां पर इतनी सिंपल प्रणाली है कि कोई भी व्यक्ति, किसी प्रोफेशनल की हेल्प की तभी जरूरत पड़ती है अगर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो, पर जो ज्यादातर टैक्स पेयर सिंपल मैटर होते हैं वहां पर आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो सरकार उस ब्रिज को बना रही है, वाकई उसकी जरूरत भी है। शरद साहब, आईटीआर भरने के लिए 20 से 25 लोग मुझे बोलते हैं कि रोहित हमारा आईटीआर भर दो यार, हमें इतना ज्ञान नहीं है। तो तमाम जो कॉम्प्लिकेशन है उसे भी हल करना चाहिए। आपका रुख दोबारा करेंगे। गुलरेज शेख साहब हमारे साथ हैं। गुलरेज जी देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और ये जो पूरी पॉलिसी है, टैक्स प्लेटफॉर्म जो है, यानी ऑनरिंग द ऑनेस्ट, वाकई ये बहुत अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या पॉलिसी पूरे तरीके से तैयार है? पॉलिसी में क्लैरिटी है और उसके क्रियान्वयन की, उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी तय हो चुकी है? नहीं, बिल्कुल हो चुकी है। और हमारी सरकार जो है ना, वास्तव में ऐसी सरकार नहीं है कि जटिल सरकार हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी लगा कि कहीं किसी चीज को दुरुस्त करना है तो हम हमेशा उसके लिए झुकने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि कोई ये राजशाही नहीं चल रही है, ये लोकशाही है। जो लोक हित में होगा वही होगा। सिस्टम कोई भी कभी भी नहीं बन सकता जो फुल प्रूफ हो। लेकिन जहां लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं लेक्यूना आ रहा है, उसको सुधारना ही तो सरकार का कर्तव्य बनता है, कर्तव्य बनता है, तो वह हम करते हैं। और इसमें भी मुझे देखिए, मैं आपको एक बात वो कह रहा हूं कि ये न फर्स्ट रिफॉर्म है न लास्ट रिफॉर्म है। और हमारा जो मंशा है कि अब धीरे धीरे इनकम टैक्स की हम स्लैब को भी कम करना चाहते हैं, ताकि उसकी जो नेट को बढ़ाते जाए, इनकम टैक्स की वेब को बढ़ाते जाए। और वेब कब बढ़ेगा, एक बात और याद रखिए आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खास तौर से जो व्यापारी वर्ग है, आप देखते होंगे कि रिटेल व्यापारी वो इनकम टैक्स स्लैब में तो आता है, लेकिन वो डरता है कि यार मैंने एक बार भरना शुरू कर दिया तो वो इंस्पेक्टर भी आएगा, फिर वो नोटिस भी आएगा। तो इन सबका भय भी निकालना होगा। लोग चाहते हैं टैक्स भरें, देश के लिए कार्य करें, लेकिन डर का जो एक राज, जो इंस्पेक्टर राज था, जो आईटीओ जो परेशान करते थे। आप देखिए, अब बड़े मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, होता सुनने में बुरी लगे, आईटीओ जो होता था अपने आप को अभी तक राजा समझता था अपने एरिया के। आप ये देखिए कि उसके घर में दिवाली के दिन लाइन लगती थी, कोई मोबाइल फोन लेके जा रहा था, कोई मिठाई के डिब्बे लेके जा रहा था। ये सब बंद हो जाएगा।
तो यही तो चाहिए। सुचिता किसको कहते हैं? अब जब मुझे मालूम है कि आईटीओ से मुझे कोई काम ही नहीं पड़ना है, मेरी फाइल किसके पास जाएगी ना वो जानता है ना मैं जानता हूं, तो मैं आईटीओ को क्यों एंटरटेन करूंगा? ठीक है गुलरेज, क्लैरिटी है ना इस पूरी नीति में? जिस तरीके से ऊपर से चलेगी आम आदमी तक पहुंचेगी ना, उसी साफ गोई के साथ बिल्कुल पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी। आम आदमी की लाइफ को ही सेटल करने के लिए, आसान बनाने के लिए है। और जो भ्रष्टाचारी हैं, जो ब्लैक मनी का काम कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फ्रॉड कर रहे हैं, जो लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, जो बेनामी प्रॉपर्टी वाले हैं, उनको तो रखा ही नहीं है इसमें। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दीपक झा जी भी मुस्कुरा रहे हैं। दीपक, कुछ अच्छी लगी बात आपको? देखिए, मैं कहा कि ये तो बातों के शहंशाह हैं, इनकी बातें ही तो मनमोहक हैं। अच्छा। बातों के अलावा इनके पास है क्या? एक काले धन की बात करते थे, महंगाई की बात करते थे, तो इनसे पूछे गुलरेज सिंह से महंगाई कितनी कम हुई? आपने डीजल पेट्रोल कितना कम कर दिया? जनता को महंगाई की मार का भाषण दिया था ना आपने 2013 में, 2014 में, तो कितना कम कर दिया? तो ये भाषण है, भाषणों से इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, आपने स्मार्ट सिटी की बात करी थी, आपने 100 स्मार्ट सिटी की बात करी थी, 6 साल हो गए, कितने बना दिए भैया? तो भाषण है, लप्पेबाजी है इनका। एक सवाल बहुत मैं आपसे अच्छा और लगता पूछना है चाहूंगा, आप ही बोलिएगा। दीपक, देखिए अभी गुलरेज साहब ने कहा कि ये लोकशाही है, सबका स्थान है, विपक्ष का भी स्थान होगा ना। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई, उस पर भी हमने बड़ी बहस करी। उसमें भी कांग्रेस का ये आरोप था कि सरकार ने हमसे पूछा नहीं। नोटबंदी के वक्त भी इसी तरीके की चीज़ थी कि नोटबंदी से आतंकवादी तमाम गतिविधियां बंद हो जाएंगी। उसको लेकर अभी तक सवाल, जीएसटी को लेकर अभी कुछ देर पहले आपने खुद सवाल उठा दिया। तो विपक्ष की भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी, आप भी तो कुछ ब्लूप्रिंट देते होंगे इन्हें, आप भी तो कुछ टिप्स देते होंगे। रोहित, आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन किया है, इसका जवाब देता हूं मैं। प्लीज। भाजपा में आज क्या हो गया है, मोदी जी वन मैन शो चल रहा है पूरा का पूरा। इनके मंत्रियों का ही अस्तित्व नहीं है, इनके कार्यकर्ताओं का ही अस्तित्व नहीं है, तो विपक्ष का अस्तित्व इनके लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। एक तृण मात्र के समान है कि सूखे हुए घास के समान तिनका ये समझते हैं विपक्ष को। विपक्ष जो कि जनता के द्वारा चुना हुआ है, संसद में बैठता है, तो इसको कोई अस्तित्व नहीं देते हैं, क्योंकि ये अपने मंत्रियों को, अपने नेताओं को ही कुछ नहीं समझते। मोदी जी को जो करना होता है सुबह से लेकर शाम को रात तक, वो मन आया शाम को जीएसटी लगा दिए, मन आया नोटबंदी कर दिए, मन आया देशबंदी कर दिए। तो ऐसे व्यक्ति जब किसी की सुनता ही नहीं है, तो विपक्ष की क्या सुनेगा? इस पे क्या कहेंगे आप बताइए? गुलरेज जी, ऐसा मत कीजिए, सुनिए जरा, विपक्ष की भी कुछ अच्छी टिप्स दे सकते हैं। राहुल गांधी साहब अच्छी टिप्स दे सकते हैं, प्रियंका गांधी दे सकते हैं, दिग्विजय सिंह दे सकते हैं। सुनिए तो सही एक बार। रोहित, हाँ जी। देखिए इनका तो जो मोदी विरोध है वह सर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन मैं बड़ी तर्कसंगत बात करूंगा। सोनिया गांधी जी ने जब लॉकडाउन हुआ था और बहुत सारे उन्होंने सुझाव दिए थे, उन सुझावों में कईयों को इम्प्लीमेंट किया गया है, जो कि अच्छे सुझाव थे। लेकिन दुविधा दूसरी है, दुविधा यह है कि जब राहुल गांधी जी को जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति है, जो रक्षा समिति है, संसदीय समिति है, उसकी बैठकों में 11 बैठकों में नहीं आते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? दूसरी चीज, तो आप देखिए कांग्रेस का, अभी आप जैसे दीपक जी इनके प्रवक्ता बैठे हैं, उनका मानस देखिए, उन्होंने कभी भी अच्छी चीज को भी प्रशंसा नहीं करते। मुझे स्मरण है कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब मुझसे पूछा गया था बतौर भाजपा प्रवक्ता कि कमलनाथ जी जो गुंडों के ऊपर जो माफिया राज पर कोशिश कर रहे हैं कार्रवाई करने की, मैंने बोला था कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता साथ खड़ा है, और मैंने मीडिया को बोला था आप क्यों सोचते हैं कि हम हर चीज की बुराई करेंगे, हम साथ में हैं सरकार के, तो कभी तो अच्छा बोलो। कांग्रेस के मुंह से कभी अच्छा सुनाई नहीं देता। ये सब रिफॉर्म्स किसके लिए? देखिए रोहित, हमने हमेशा बात करते रहे इस देश में कि हमको लीगल रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमको टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमको जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। बहुत जरूरत है, आप देखिए ना, इसको मैं दुर्भाग्य ना कहूं तो क्या कहूं, 34 साल में हमारी एजुकेशन पॉलिसी अब जाकर बदली है। मेरे घर के मेरे बड़े भाई वो उसी सिस्टम से पास हुए, उसके बाद मैं आया, मैं भी उसी सिस्टम से पास हुआ। तमाम रिफॉर्म्स की जरूरत है देश में। दीपक, लास्ट कुछ 10 सेकंड्स में अगर आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहें, उसके बाद मैं शरद कोहली साहब का रुख करूंगा। दीपक, 10 सेकंड। देखिए, पिछले 6 सालों में मोदी जी ने 60 से ज्यादा बार मन की बात कर चुकी होंगे। मन की बात में क्या किया, कितना किया, आपको भी पता है, हमको भी पता है। कितनी बार ऑफिशियल आके देश को संबोधित कर चुके हैं, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो मोदी जी को संबोधन करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन
अपना वो क्रेडिट, अपना रिपोर्ट कार्ड चेक नहीं करते हैं हाँ। कि कितने मार्क्स आए, हमने जो योजना लागू किया वो कहां तक पहुंची है, ठीक वो है। इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ। आपने स्वच्छता अभियान चलाया था, ठीक है। एक दिन आएगा अभी 2 अक्टूबर, आप झाड़ू लगाना, फोटो खिंचाना नहीं, का उन तमाम रिपोर्ट्स वो पर कर हमारी लेंगे नजर बिल्कुल। रहेगी दीपक, तो और आप इवेंट भी से यहीं पर रहेंगे, बचिए। हम भी यहीं पर रहेंगे, उस पर भी चर्चा होगी और सार्थक चर्चा होगी। शरद कोहली साहब का रुख करना बहुत जरूरी है। शरद जी देखिए, आपको तो लगातार हम फॉलो करते हैं, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कई आर्टिकल्स आपके छपते हैं टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर। क्या आपको लगता है कि वाकई इस चीज की बहुत जरूरत थी? देश को ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, टैक्स रिफॉर्म पहले होना चाहिए था? लंबे अरसे से जरूरत थी, उतनी जरूरत थी जितनी आपने एजुकेशन पॉलिसी की बात करी कि 34-35 साल से वही चल रहा था हमारे भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी, उसी में उतनी ही इसकी जरूरत थी। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा रोहित, यहाँ पर मैं राजनीति से नहीं आता हूं, ठीक है, पर आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि हर चीज को ना करना, जो भी सरकार करे, ये मैं कोई पक्ष लेके बात नहीं कर रहा, बिल्कुल कोई एक सकारात्मक विपक्ष ये होता है कि जो चीज अच्छी है उसकी तारीफ करे, जो चीज ठीक नहीं लगती है उस पर प्रश्न खड़ा करे। पर अगर आप आंख पे पट्टी बांध के हर चीज का विरोध करे जाएंगे तो मैं आम जनता होने के नाते बताता हूं, मैं क्या सोचूंगा। मैं ये सोचूंगा यार इनका तो खाली यही काम है, अच्छे को भी बुरा कहना और बुरे को भी बुरा कहना। तो मैं क्या करूंगा, मैं उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दूंगा। किसकी बातों पर? जहां पर कटाक्ष होता है, जहां पर केवल और केवल आलोचना होती है। मैं समझता हूं कि विपक्ष को एक अंग्रेजी में टर्म होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, सकारात्मक आलोचना होना चाहिए, सकारात्मक विपक्ष का रोल प्ले करना चाहिए। उससे इनको वोट भी कल को ज्यादा मिलेंगे और इनकी इज्जत भी ज्यादा होगी। और शरद जी, आपने ना मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही सवाल लेके दीपक के पास जाऊंगा, लास्ट 10 सेकंड्स में दूंगा। दीपक, इतनी नेगेटिविटी क्यों? लोग भी तो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और ये देखिए, मैंने शरद कोहली साहब का सवाल ही आप तक पहुंचाया है। इतनी नेगेटिविटी क्यों? कुछ अच्छा तो किया होगा, एक पॉइंट आपको अच्छा लगा हो। दीपक 10 सेकंड जी, मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये अच्छा समाज में, देश में परिवर्तन लाएगा तो इसका स्वागत है। लेकिन पिछले 6 साल का जो मोदी जी का रिकॉर्ड है, इन्होंने इतनी नीतियों की घोषणा करी है तो कहीं जनमानस तक पहुंच ही नहीं पाया है। और पिछली सरकारों को, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी और कांग्रेस, उसी योजनाओं का नाम बदल के योजना आयोग का कुछ ऐसे, ठीक है, कुल मिला आप ही की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। गुलरेज जी, लास्ट 10 सेकंड्स फॉर यू, क्योंकि बिल्कुल वाइंड अप करना है मुझे। 10 सेकंड्स, आश्वस्त कुछ करना चाहें आप टैक्स पेयर्स को? बड़ा आसान उदाहरण दूंगा जो जनता भी जो देख रही है समझ जाएगी कि इन्होंने अभी कांग्रेस से प्रश्न उठाया कि स्वच्छता अभियान का। अब आपके घर में भी जनता से पूछता हूं, आपके घर में कचरा लेने वाली गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही? आपके मोहल्ले में सफाई हो रही है कि नहीं हो रही? तो काम ग्राउंड पे दिखता है। जहां तक रिफॉर्म्स की बात है, बस जनता का आशीर्वाद बना रहे। इस देश पे जुडिशियल रिफॉर्म भी आएंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म भी हम ही लाएंगे, पुलिस रिफॉर्म्स भी लाएंगे, सारे रिफॉर्म्स लाएंगे। रिफॉर्म्स लाइए, लेकिन मॉनिटरिंग पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जनता ने आपको बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार और बहुत बड़ा मैंडेट दिया है और उसको एक जिम्मेदारी समझिएगा। गुलरेज जी, बहुत धन्यवाद आपका। गुलरेज जी, बहुत शुक्रिया आपका। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। शरद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम मुद्दों पर आप लोग आते हैं, बात रखते हैं और आसान तरीके से हम जनता के बीच में वो संदेश लेकर पहुंच जाते हैं जिसकी मंशा हमारे इस कार्यक्रम की, हमारे इस प्लेटफॉर्म की। फिलहाल ये रिफॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, सुनने में, देखने में, पॉलिसी के तौर पर बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग, इसका क्रियान्वयन उतनी ही शिद्दत से होना चाहिए, तो इससे आपको, हमको और हमारे पूरे देश को इससे फायदा पहुंचेगा। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, खबरों का दौर लगातार जारी है। बने रहिए सारा समय के साथ। सारा प्रणाम।